हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब आप काफी पेंडिंग बनाइए। आज जो मैं आपके संग ये जो मुझे लगता है लगभग मेरा 22वां वीडियो होगा। 22वां वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। मॉडर्न हिस्ट्री पर हमारी परिचय चल रही है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपके साथ कवर किया हूँ, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर आज मैं 19 प्रथम चरण और द्वितीय चरण पढ़ाने के पश्चात मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम प्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करेंगे। 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में क्या हुआ, आपने देखा कि अभी तक 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसके अंतर्गत कांग्रेस इस तरह दो चरणों में बट गई। दो चरण दिखाई देंगे आपको, दो चरण में बट गए, एक तो गर्म दल, एक नरम दल। उसके बाद किस तरह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, आज इसे जानने की कोशिश करेंगे। उसे पढ़ने की हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी, ये भी आपको आज बताएंगे कि हम किस तरह इसे कवर करना है। और इसे लेकर पेपर में पीडी का सेक्शन हो चाहे फिर मेंस का सेक्शन हो, उसे लेकर पेपर में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसकी परिचय आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। समझे? तो मैं आज आपको बताऊंगा पहले हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। एक काम करिए, आप दोबारा कुछ ब्लॉक बताइए जो हमने सबसे पहले देखा था। कि सबसे पहले हमने देखा 1885 से लेकर 1905 तक का समय। इस समय में आप देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा उसी एक ही लक्ष्य होगा, वो होगा औपनिवेशिक सत्ता में भागीदारी। उसके बाद 1905 से लेकर 1907 तक का जो समय होगा उसका एक ही लक्ष्य रहा था। वो कौन सा था? उसे हम सर्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात उसका एक ही लक्ष्य होगा, वो था स्वराज। स्वराज की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं थी। उसके पश्चात क्या होगा, जब कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो जाएगी, कांग्रेस दो दल, एक गर्म दल एक नरम दल। 1905 से लेकर 1907 तक का जो समय था वो था उग्रवादियों का समय, उग्रवादी, उसे उग्रवादी चरण भी कहते हैं। उसके बाद आज चलने वाला है जिसे कहते हैं क्रांतिकारी चरण। तो आज आप मेरे साथ क्रांतिकारी चरण पढ़ने वाले हैं। तो आप क्रांतिकारी चरण या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी चरण या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद लगभग हमने जो ब्लॉक बनवाया था उसमें आपको 1907 से लेकर 1915 तक दिखाया है। लेकिन अगर आपको मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो आपके प्रथम विश्व युद्ध यानी 1900 प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक 1918 तक लगभग जो क्रांतिकारी होंगे वे सकेले दिखाई देंगे। इसे पढ़ने का अप्रोच क्या होगा आज आप मेरे साथ ये जानने वाले हैं। तो बच्चे हेडिंग बनाइए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसे राष्ट्रवाद की संख्या क्यों दी गई, इसे राष्ट्रवाद की संख्या क्यों दी? आप क्रांतिकारी चरण या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, नेशनलिज्म तो ज्यादा उचित होगा। इस तरह हम अपने क्रांतिकारियों को कहीं ना कहीं सम्मान दे रहे हैं, है ना, यानी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्हें आतंकवादी कहना उचित नहीं है, है ना। जो इस तरह की कमेंट और टिप्पणी करते हैं आज उन्हें मेरे लेक्चर जरूर देखना चाहिए। ये मेरा सुबह से आज 7वां लेक्चर है। हेडिंग बनाइए बच्चों, हेडिंग बनाइए काफी में, हेडिंग बनाइए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी कह दो क्रांतिकारी चरण। हेडिंग बनाओ काफी में क्रांतिकारी चरण। ये हेडिंग बनानी क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी जो चरण होगा आपको, है ना, इसे पढ़ने की आइडियोलॉजी क्या होगी पहले बताते हैं आपको। ये कब से कब तक दिखाई देगा। जो क्रांतिकारी चरण होगा वो कब सक्रिय होगा, जो जब तक भारत आजाद नहीं होगा ना, ये 2 बार सक्रिय होगा। क्रांतिकारी की जो भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो भूमिका होगी, राष्ट्रीय आंदोलन 1947 से सक्रिय दिखाई देगा। राष्ट्रीय आंदोलन को जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान करने के लिए जो क्रांतिकारियों ने भूमिका निभाई, आपको हम वो क्रांतिकारी 2 बार आपको सक्रिय दिखाई देंगे। एक तो 1907 से लेकर 1914 तक, या आप ऐसे कह सकते हैं 1918 तक। तो दूसरे जो दिखाई देंगे 1924 से लेकर 1929 या 30 तक दिखाई देंगे। 1924 से लेकर 1929 तक। उसी समय में आपको भगत सिंह का आपने नाम सुना होगा, वे भी आपको दिखाई देंगे। समझे? तो बात करते हैं क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी जो चरण होगा उसका शासनकाल, प्रथम क्रांतिकारी चरण था ना, उसका शासनकाल लगभग आपको 19 अभी नहीं लिखते। चलिए पहले से पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, ब्लॉक पे जाइए और देखिए क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी लोग थे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही मकसद था, वो था कि औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। ये भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन जो लक्ष्य था वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। हालांकि औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति हिंसा के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती थी। आपने देखा औपनिवेशिक जो सत्ता से मुक्ति होगी वो सिर्फ किसके द्वारा प्राप्त की गई, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो चला गया, वो हम आपको बताएंगे बाद में। समझे? तो अब ये बात कर रहे हैं किसकी, क्रांतिकारी चरण की। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ये राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी जो चरण था या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, उसने भी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका हम मूल्यांकन भी करेंगे। समझे? आपको मेरे साथ एनालाइज करना है, पढ़ना नहीं, एनालाइज करना है। एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। प्रश्न पत्र की प्रगति लगातार हर वर्ष बदलेगी, और जब भी प्रश्न की प्रगति बदलेगी, लेकिन जो हमारा पढ़ाने का अप्रोच होगा, आज से आप 10 साल बाद ये वीडियो खोलकर देखेंगे तो तब भी पढ़ाने का अप्रोच वही होगा।
समझे? तो तभी आपको ये वीडियो काम आएंगे। इतिहास की एक ही खूबसूरती है, ये कभी बदलता नहीं। इतिहास को अगर कोई इतिहास को बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, समझे? इतिहास को कोई बदलने वाला नहीं है, इतिहास की यही खूबसूरती होती है। काफी बड़ी बनाइए, क्रांतिकारी चरण या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। एक ही लक्ष्य था इसका, सामने लिख सकते हो आप, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। औपनिवेशिक सत्ता समझते हैं? ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजों से मुक्ति, इसका एक ही लक्ष्य था। कोई भी चरण हो या कोई भी आंदोलन हो, उसका एक ही लक्ष्य रहा होगा समय समय पर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को वितरण करके पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ रहे हैं, तोड़ कर पढ़ रहे हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना? ये एक योजना नहीं थी, यानी जब भारत आजाद हुआ उससे पहले क्या क्या हुआ ये पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी चरण औपनिवेशिक, इसका एक लक्ष्य था औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति, ये लक्ष्य था किसका? क्रांतिकारी चरण का। क्रांतिकारी चरण का एक लक्ष्य था औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। चलिए, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति। आज हमारा पढ़ने में से क्या अप्रोच होगा, आप इसी तरह नोट्स में मेंशन करते जाएंगे, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। ये नोट्स आपको जिंदगी काम आने वाले हैं। सबसे पहले आज हम जब इसे पढ़ेंगे, हम क्रांतिकारी चरण पढ़ेंगे, तो जब आप मेरे साथ क्रांतिकारी चरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप मेरे साथ ये जानेंगे, आज ही जानेंगे कि क्रांतिकारी विचार क्या था। यानी कोई भी चरण ऐसे नहीं चलता, कोई भी जब आंदोलन चलने वाला होगा, आंदोलन को तो आगे बढ़ाएगा, एक वेल टू प्लानिंग योजना होगी, यानी एक योजनाबद्ध तरीका होगा, तो उस योजनाबद्ध तरीके का परिणाम योजना होगी, उस योजना के पीछे विचारधारा छिपी होगी, वो कौन सी विचारधारा थी। यानी क्रांतिकारी ऐसे नहीं उत्पन्न हुए, उनके पीछे कौन सी विचारधारा थी, यानी ऐसा क्या कारण था कि क्रांतिकारी के पीछे कौन सी विचारधारा थी, ये हम आपको बताएंगे। मेंस में लिखने में कम आएगा, तो मेंस यूपीएससी का पेपर होता है ना, यूपीएससी का पीसीएस का पेपर होगा, यूपीएससी का और पीसीएस का पेपर होगा, उसमें लिखने में आपको काम आएगा। हालांकि किसी बुक में नहीं देने वाला है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पढ़ना चाहिए, समझे? हमारा जो पढ़ने का अप्रोच होगा उसी के लिहाज से चलिए, बुक के माध्यम से नहीं भटकिएगा, बुक में वो पढ़िएगा जो हमने पढ़ा है। अगर आपने एडवांस पढ़ने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका जो योजनाबद्ध तरीका चल रहा है ना, पढ़ने का जो तरीका चल रहा है वो आपका सिस्टमेटिक तरीके से बिगड़ जाएगा और आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, समझे? चलिए, तो बात करते हैं इसकी, तो बात करते हैं क्रांतिकारी विचार की। क्रांतिकारी विचार, तो बात करेंगे आज आप मेरे से क्रांतिकारी विचार। अभी बताएंगे आपको कि क्रांतिकारी विचार, यानी जो क्रांतिकारी चरण चला, ये क्रांतिकारी चरण जो चलने वाला था, लगभग 10 साल चला। तो 10 साल तक इसके पीछे कौन सी विचारधारा छिपी हुई थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। बिना विचार के कोई भी काम नहीं हो सकता, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप विचार करते हैं, उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे। जब आप जान लेंगे क्रांतिकारी विचार, तो हम आपको बताएंगे कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, है ना। इन क्रांतिकारियों ने बड़ा ही खतरनाक तरीके से आतंक मचाया था, यानी खतरनाक घटना हुई। इन क्रांतिकारियों के कारनामे देखेंगे, कारनामे नहीं कहते हुए घटनाएं कह सकते हैं। ब्रिटिश सत्ता के प्रति दिमाग और दिलो दिमाग में खोख भी कह सकते हैं आप इसे। अंग्रेजी सत्ता को इन्होंने किस तरह चरमरा दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रांतिकारियों ने किस तरह बहुत बड़े बड़े संगठन बनाए, ये जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह ब्रिटिशों के अंदर किस तरह इन्होंने खूब भर दिया। अंग्रेज के जो इंग्लैंड के जो अधिकारी थे, वे भारत आने से, जो इंग्लैंड के अधिकारी थे, भारत आने से डरने लगे, इतना खूब भर दिया था क्रांतिकारियों ने। अब बताओ, कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर इस क्रांतिकारी चरण ने, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ लोग इन्हें आतंकवादी बताते हैं, आज आपको पता लग जाएगा ये आतंकवादी नहीं थे, ये राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय अभिव्यक्ति की, राष्ट्रीय चेतना की एक अभिव्यक्ति थे, है ना। ये राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति थे। ऐसा राष्ट्रवाद और ऐसी देशभक्ति आप आज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज आपको दिखाई देगी तो बस लेक्चरों में दिखाई देगी, लेक्चरों में, लेकिन कार्य में नहीं दिखाई देगी। आपको बताऊंगा कितने बड़े देशभक्त हैं, आप इनको पूजने लगेंगे। तो कुछ ये जानेंगे कि क्रांतिकारी घटनाएं क्या घटी, ये जानेंगे आप मेरे साथ कि क्या क्रांतिकारी घटनाएं घटी। क्रांतिकारी घटनाएं तो कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं थी, ये भी आप आज मेरे साथ जानने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या जानेंगे आप, उसके बाद जानेंगे आप क्रांतिकारी के राष्ट्रवाद क्या था, है ना। जो क्रांतिकारी घटनाएं, उसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जानेंगे।
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जानेंगे कि क्या क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे या आतंकवादी थे। किन लोगों ने आतंकवादी कहा, क्या इन लोग आतंकवादी कहना उचित होगा, क्या इन्होंने क्या हिंसा के माध्यम से देश को आजाद नहीं किया जा सकता, क्या केवल अहिंसा के माध्यम से देश आजाद कराया जा सकता है। कुछ सवाल जो छिपे हुए इतिहास में उन्हें टटोलने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे और आपके समक्ष उनकी समीक्षा करेंगे। क्रांतिकारी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे, एक दिन आपके अंदर इतना इंप्रूव हो जाएगा, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम। मैंने बताया था ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक का है। अगर एक दिन आपके अंदर इतना इंप्रूव हो जाएगा, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमेशा चरण ऊपर होना चाहिए, है ना। उसका ग्राफ हमेशा इंक्रीमेंट होना चाहिए। आपके दिमाग में एक पर्सन होना चाहिए, तो पुराना डायलॉग यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, इसकी जगह आना चाहिए आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। समझे, खुशी होती है मुझे जब बच्चे व्हाट्सएप पर आंसर लिख कर भेजते हैं 15 से 20 कभी कभी 20 बच्चों का, लेकिन 15 बच्चों का आंसर कंटिन्यू होता है। 15 बच्चे जो लिखते हैं आंसर राइटिंग करते हैं, 15 बच्चे लगातार आंसर राइटिंग करते हैं कंटिन्यू, है ना। हमें खुशी होती है देखकर कि 15 बच्चे, केवल 15 बच्चों के लिए क्लास चलाई जाती है। ये सिविल सर्विस की पढ़ाई है। अगर आपको, है ना, छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है तो जाइए ना, भटकिए, आत्मा की तरह भटकिए ना 4 से 5 साल, फिर भी आपको तब तक भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेहतर होगा क्यों ना एक बार योजनाबद्ध तरीके से पढ़ा जाए और एक बार सिलेबस अच्छी तरीके से कवर किया जाए, तो बेहतर होगा। उसे बाहर से पढ़ने की बजाय आप उसे अंदर से पढ़िए। एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, अभी कोई एग्जाम भी नहीं बनने वाला। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उसके बाद आप जानेंगे मेरे साथ, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो क्रांतिकारी चरण होगा, इसके 2 चरण होंगे। जो क्रांतिकारी चरण होगा इसके 2 चरण होंगे। मुझे लगता है मुझे दोनों चरण एक साथ स्टडी करनी चाहिए। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होगा, मुझे लगता है इस दोनों चरण, भगत सिंह वाला भी मुझे यही स्टडी करके यही डिस्कस करना चाहिए। अगर मुझे सुविधाजनक लगा तो मैं भगत सिंह वाला जो पार्ट होगा, एक तो 1907 से लेकर 1918 तक का पार्ट है, एक 24 से लेकर 1929-30 तक का जो पार्ट दिखाई देगा आपको, है। मुझे लगता है दोनों के दोनों एक साथ अगर इकट्ठे ही आपके सामने डिस्कस करने जाए तो बेहतर होगा। जैसा मुझे सुविधाजनक लगेगा तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करेगा। 1907 से लेकर 2 चरण दिखा देंगे, 1907 से लेकर 1918 तक दिखा देगा आपको, 1918 तक। वह दूसरा जो चरण दिखा देगा आपको 1924 से लेकर 1928-29 तक दिखा देगा। 1929 तक कह दो, 1929 तक, 1929 तक, 1929 के अंदर ही तो वैसे तो 28 लिखा हुआ। 1929 में ही जो सेंट्रल असेंबली के अंदर भगत सिंह ने बम फेंक दिया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और वहाँ इस तरह जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था वो धीरे धीरे धरातल पर पहुंच गया था, यानी पब्लिक सुविधा की स्थिति पहुंच गया था और समाप्त हो गया था। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके अंदर कहीं ना कहीं खौफ तो पैदा किया। ये नहीं नेशनल भारत के अंदर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खौफ पैदा कर दिया। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। ऐसे क्रांतिकारियों को दिलो और सब अच्छे तरीके से नमन करना चाहिए, है ना। जो आतंकवादी कहते हैं ना, आज उन्हें मेरे सामने लाना चाहिए, उन्हें लेक्चर दिखाना चाहिए। बताऊंगा हमने क्यों हम विश्लेषण कर रहे हैं, घटना नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस क्लास में एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन होंगे जिनके आप अचूक रह जाओगे, लेकिन जब एनालाइज कर लोगे ना इंटरनली समझ में आने लगेगी बातें, क्या सही था क्या गलत था। ये बहुत जरूरी हो, है ना, कि आप फैक्ट रख लो। इस दिन जन्म हुआ था, इस दिन मृत्यु हुई थी, ये घटना थी, याद कर लिया। ये कहेगा विश्लेषण करो कि कारण क्या था, क्यों आया चीजें, है ना। ये तो एक जनरल तरीके से पढ़नी जानी चाहिए ऐसी हिस्ट्री को। 2 चरण सिविल सर्विस की पढ़ाई है। किसकी? सिविल सर्विस की पढ़ाई समय देखकर नहीं होती है, सिलेबस देखकर होती है। कई बार बोले तो तुमको, समझे। उसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बाद 2 चरण दिखाई देंगे। 2 चरण के बाद आपको दिखाई देगा, है ना। आपको पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार कब चला, 1914 से लेकर 1918 तक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला 1914 से लेकर 1918 तक, तो उसकी भी परिचर्चा करने वाले, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। लेकिन उसके अंतर्गत बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ, साथ दिखाता हूँ, है ना। दो चरण थे 1907 से लेकर 1918 तक, 1924 से लेकर 1929 तक। ये 2 चरण दिखाई देंगे जो हमारे क्रांतिकारी होंगे। क्रांतिकारी के 2 चरण, हाँ आप मेरे साथ नहीं पढ़ने भी वाले हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं।
उसके बाद आप मेरे से ये पढ़ने वाले हैं, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध को आप इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं। वार का मतलब युद्ध होता है, WAR, वार। वार माने होता है युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कब तक चला? 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो क्रांतिकारी चरण था, उसका जो क्रांतिकारी हुआ प्रथम चरण था, 1907 से लेकर 1918 के अंदर ही आपको दिखाई देगा। यानी इसी समय जब पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ रहे थे, तो जो भारतीय थे, सभी भारतीयों ने ब्रिटिशों का सहयोग किया था। यानी उन्होंने ब्रिटिशों ने दिलासा दिया, यानी अंग्रेजों ने भारतीयों को दिलासा दिया कि हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, है ना, और राजनीतिक भागीदारिता आपकी बढ़ाएंगे। तो भारतीयों को विश्वास था। तो भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी संगठन थे, सबने मिलकर क्या किया, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनका साथ दिया। लेकिन क्रांतिकारी ऐसे थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और भारतीय जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों का साथ नहीं दिया, ब्रिटिशों का साथ नहीं दिया। आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, सभी पार्टियों और संगठनों ने औपनिवेशिक सत्ता का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध में ये लिख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में सभी पार्टियों राजनीतिक पार्टियों लिखना, सभी राजनीतिक पार्टियों तथा संगठनों ने है ना औपनिवेशिक सत्ता का सहयोग किया, ये योगदान दिया, है ना, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक सत्ता को नकार दिया, और इसमें एक क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का अवसर देखा। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ब्रिटिश, यहाँ तो युद्ध चल रहा, तो यहाँ की जो सेना होती थी ना, यहाँ के जो भारतीय लोग भी हुआ करते थे, तो यहाँ के जो सैनिक थे भर को वहाँ इंग्लैंड ले जाते, जर्मनी ले जाते थे। लड़ाई चल रही थी वहाँ हिटलर के समय में। हिटलर साहब कौन था पता नहीं कौन था, वहाँ बहुत बाद में सक्रिय हुआ। तो उस समय वहाँ लड़ाई चल रही थी। जब वहाँ लड़ाई चल रही थी ना, तो भारतीय जो लोग हुआ करते थे, जितनी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, तो भारतीय लोगों ने क्या किया था, भारतीय लोगों ने उनका सपोर्ट किया था। उनका किनका? ब्रिटिश अंग्रेजों का, इंग्लैंड का सपोर्ट किया था और अपना योगदान दिया था। लेकिन जो क्रांतिकारी थे उन्होंने साफ मना कर दिया, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने वाले। उन्होंने देखा कि ये भारत को आजाद करने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। हालांकि सफल नहीं हुए, कुछ कारण थे, ये जानने की कोशिश करेंगे, हम इसमें जानेंगे, मूल्यांकन करेंगे ना, तो समझ जाएंगे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। पहले जो क्रांतिकारी चरण था, ये भी अपने जो क्रांतिकारी चरण था, ये तो आप जानते हैं 1947 से पहले तो आजाद नहीं होने वाला। लेकिन इसी समय जो क्रांतिकारी चरण था ना, इस क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत ही महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत महात्मा गांधी प्रवेश कर जाएंगे। तब आपको बताएंगे, तब उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह जो राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह तीव्रता पर पहुंच जाएगा। तीव्रता का मतलब उसकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ जाएगी। एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 1915 में, उसे कहते हैं महात्मा गांधी जी। जिसे आजकल सोशल मीडिया ने अपनी राजनीतिक रोटियां बनाया हुआ है ना, सोशल मीडिया ने राजनीतिक रोटियां बनाई। आजकल की जो पॉलिटिक्स होती है ना, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, महात्मा गांधी को इतना बदनाम करती हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब आप अंदाजा लगाओ, जिस व्यक्ति के नाम से 1915 से लेकर 1947 तक का चरण उसी के नाम से जाना जाता हो, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सबका अलग अलग अप्रोच हो सकता है, वो व्यक्ति इतना गलत तो नहीं रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं तो योगदान दिया होगा, है ना। जो आपके हाथ में आप पैसे यूज करते हैं, रुपये यूज करते हैं, उसका फोटो उस पर नहीं आया, उसका फोटो वैसे ही नहीं आया उसमें, है ना। उसने कहीं ना कहीं तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जानने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे कुछ तथ्य इतिहास में आप मेरे साथ टटोलने की कोशिश करेंगे, यही आप देखेंगे, समझे। लिख लिया होगा आपने, चलिए। उसके बाद लास्ट में आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे। क्या करने वाले हैं? मूल्यांकन करने वाले हैं। मूल्यांकन का मतलब क्रांतिकारी चरण था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों देखने वाले हैं। घटनाएं कोई सी भी हो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखना होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब उसमें क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या हानि हुई, ये देखना होगा। चलिए, मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकन। और हाँ, जो बच्चे बीए कर रहे होंगे, है ना, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में होंगे, उनके लिए भी काम होने वाला है ना। शायद ही उन्हें कभी ऐसा सीखने को मिले, क्योंकि मैं साथ साथ ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इसलिए आप लिख सकते हैं। जब तक आपके दिमाग का विकास नहीं होगा तो क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं है, समझे। चलिए, अब आप अपनी हेडिंग बनाइए। क्रांतिकारी विचार। अपनी हेडिंग बनाइए क्रांतिकारी विचार। जो फर्स्ट पॉइंट था क्रांतिकारी विचार, उसके बाद क्रांतिकारी घटनाएं देखेंगे। तो आज सबसे पहले जो जानते हैं क्रांतिकारी विचार, है ना। डायग्राम को याद रखिएगा, पढ़ने का अप्रोच भी याद रखिएगा।
ब्लॉग भी देखिएगा एक बार, है ना। क्रांतिकारी विचार आप जानते हैं, क्रांतिकारी विचार काफी हेडिंग बनाइए, क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी विचार, विचार, क्रांतिकारी विचार। 5 तारीख से आपका हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 तारीख से आपका हिंदी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सकता हूँ। हिंदी तो स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, इकोनॉमिक्स थोड़ा लेट स्टार्ट हो सकता है, समय का अभाव है ना। मेरे सभी बेंच स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे खुद भी पढ़ना होता है, समझिए। क्रांतिकारी विचार, तो क्रांतिकारी विचार क्या था, आइए जानते हैं। संगठन कोई सा भी हो, कोई संगठन हो या फिर आंदोलन हो या फिर कोई चरण हो, कोई भी चरण हो या आंदोलन हो, आप इससे पहले जाइए। जब आप 1905 से लेकर 1907 तक आपने पढ़ा था, तो उस चरण को कौन से चरण कहते हैं, आप कहते हैं उग्रवादी चरण। तो उग्रवादी जो उग्रवादी थे, आप जानते हैं उग्रवादियों की विचारधारा कहीं ना कहीं हल्की हल्की क्रांतिकारियों से मिली थी। उग्रवादी, हालांकि उग्रवादी लोग अलग थे, लेकिन क्रांतिकारी लोग अलग थे। उग्रवादियों के अंतर्गत ही उग्रवादियों का एक चरम रूप, उग्रवादियों ने हिंसा का रूप ले लिया, तभी वहां से निकला क्रांतिकारी। उग्रवादियों, है ना, उग्रवादियों ने का जो हमारा उग्रवादी था, इसके बाद जो आएंगे ना, उन्होंने नाम दिया था क्रांतिकारी। इसके बाद जो आएंगे क्रांतिकारी चरण के बाद जो आएंगे ना लोग, उन्होंने से नाम दिया था क्रांतिकारी, उन्होंने नाम दिया था क्रांतिकारी। तो जिन्होंने क्रांति लेकर आए उन्हें बोलते थे क्रांतिकारी। तो हाँ, तो बात कर रहे थे किसकी, तो जो हमारे उग्रवादी लोग थे उनका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा होगा, तभी तो ये क्रांतिकारी आई, है ना। तो आपने देखा किस तरह 1907 के सूरत अधिवेशन के अंतर्गत हिंसा हुई थी, है ना। फिरोज साहब नेता की गाल पर किस तरह जत्था लगा था दिसंबर के महीने में, आप इस घटना को भूलना मत। और किस तरह वहाँ हिंसा फैली थी, कोई कुर्सी के नीचे छिपा हुआ, कोई कहीं छिपा हुआ, इस तरह भाग के, और पूरा का पूरा जो अधिवेशन था वो पूरा ऊपर कलेक्ट कर देगा, पूरा का पूरा मतलब अधिवेशन था वो इनवैलिड हो गया। इनवैलिड समझ तो, है ना, वो अमान्य माना गया, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अधिवेशन तो हुआ, लेकिन उसके अंतर्गत जो प्रस्ताव है, मांगे कुछ नहीं रखी गई, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे। तो जानते क्रांतिकारी विचार क्या था। उग्रवादियों की एक ही खास बात थी, चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते थे भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ, पाश्चात्य शिक्षा का हमेशा विरोध करते थे। कौन उग्रवादी, क्रांतिकारियों की यही बात थी, हमेशा भारतीय संस्कृति, कहते इंडियन कल्चर ना सबसे अच्छा, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, सर्वोत्तम हो, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, उससे अच्छा कोई कल्चर नहीं है। यानी भारतीय संस्कृति को इतना मानते थे ये लोग। कौन, तो उग्रवादी का भी यही काम था, इनका भी यही काम था। आप ऐसे कह सकते हैं, उनके अंदर भी इस समानता दिखाई देगी कहीं ना कहीं। तो आप फर्स्ट पॉइंट पर आ सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं पहले पॉइंट के अंदर, है ना, इसके अंदर क्रांतिकारी विचार के अंदर क्रांतिकारी हमेशा भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उसमें विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी हमेशा भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और उसमें विश्वास रखते थे। आप पहले पॉइंट मेंशन कीजिए, क्रांतिकारी हमेशा उग्रवादियों की तरह ही, आप लिख सकते हैं उग्रवादियों की तरह ही, है ना। क्रांतिकारी हमेशा उग्रवादियों की तरह ही, उग्रवादी क्या है, उदारवादी, हाँ उग्रवादियों की तरह ही भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। श्रेष्ठ समझते हो, श्रेष्ठ मानते थे, समझे, ये काम था इनका, ये विचार था। उनका भी विचार सेम, उनका भी विचार है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आया, वो जानते हैं, और फैक्ट बताता हूँ आपको। जब भी कभी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर शून्यता की स्थिति आ गई तो उत्तेजित हो जाएगी, पता कौन, क्रांतिकारी। यही इनकी खास बात होगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बिखराव होने वाला, आपने देखा 1908 का सूरत अधिवेशन हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, उसमें बिखराव की स्थिति आई, तो तभी कौन सक्रिय हुए, क्रांतिकारी सक्रिय हुए। ये भी इनकी खास बात होगी, ये भी एक प्रकार की विचारधारा थी। 1924 में भी ऐसा होने वाला, 1924 में जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होगी ना, तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उसके बाद वहाँ आगा होम रूल आंदोलन, होम रूल के बाद क्या होगा, होम रूल
1922 और 23 का जो संविधान है उस समय क्या होगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन की शून्यता की स्थिति आ जाएगी। जैसे शून्य की स्थिति आ गई ना तो क्या होगा, तो जो क्रांतिकारी होंगे वे चरम पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मेंशन किया जाना चाहिए, ये क्रांतिकारी विचार था। दूसरा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तभी मुखर होता था, है नहीं, तभी उत्तेजित होता था, जब मुखर होता था जब राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती थी। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तभी मुखर या उत्पन्न होता था या उत्तेजित होता था जब राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुआ करती थी। नंबर तीन हो जाते हैं। चलिए क्रांतिकारियों ने अहिंसा का नहीं, हिंसा का सहारा लिया, है ना, हिंसा का सहारा लिया। उनका एक ही मकसद था, औपनिवेशिक सत्ता से सीधा मुक्ति। तुम भागो यार, हम बहुत परेशान कर लेते हैं, तुम भागो यार से, हमको मतलब नहीं आता, भागो। उनका एक ही मकसद था। ब्रिटिश अधिकारी भी बहुत बदनाम अधिकारी थे, है ना, जो भारतीय लोग हुआ करते थे ना, भारतीय महिलाएं, उनका शोषण क्या करते थे, अनेक प्रकार के अत्याचार क्या करते थे। कुछ लोगों ने तो कहा हिंसा सही नहीं है, कुछ लोग कहते मानते हैं हिंसा सही नहीं है, लेकिन ये हिंसा कहाँ थी, कौन कह रहा है हिंसा थी, ये प्रति हिंसा थी। जब उनकी तरफ से हिंसा की गई थी तो इन्होंने हिंसा की गई थी। याद रखना, एक भी ऐसे अधिकारी को नहीं मारा क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारी तो बहुत डरते थे, इतना खौफ खाते थे अंग्रेजी। जो आपको घटना बताता हूँ, अमूमन किताबों में नहीं मिलेगी ऐसी घटना। एक किताब पढ़ा था मैंने, उसमें ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश अधिकारी उस समय इतना खौफ पैदा कर दिया था ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर, यानी जो अंग्रेजी अधिकारी थे ना, उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था क्रांतिकारियों ने। अगर अधिकारी जो सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे, अगर वे भारत आने की कोशिश करते ना तो भारत आने से सीधा साफ मना कर देते थे। उस समय इतना खौफ पैदा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो डर पैदा किया। अरे ये डर पहले किसके अंदर था, ये भारतीय जनता हुआ करती थी ना, उस समय ये डर भारतीय जनता के अंदर था। तो क्रांतिकारियों ने उस डर को भारतीय जनता के अंदर बाहर निकालने का काम किया और ब्रिटिश के अंदर खौफ पैदा करने का काम किया। उन्होंने सीधा चौकी भी उड़ा दिया, पूरी थाने भी उड़ा दिया, 60-70 लोग इकट्ठे मार दिए, है ना। उसके बाद उनके साथ जनता थी ना, जनता इन्हीं के पक्ष में थी। तो जब जनता पक्ष में होगी तो जनता हिंसा का सहारा लेगी, जनता तो हमेशा हिंसा से दूर रहेगी। अब बताओ जब इनके साथ जनता होगी तो आप इसने जब इनके साथ क्रांतिकारियों के साथ जब जनता जुड़ी हुई हो, आप इन्हें आतंकवादी नहीं राष्ट्रवादी कहोगे, है ना, क्या कहोगे, राष्ट्रवादी। तो ये क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं राष्ट्रवादी थे। कौन थे, राष्ट्रवादी। दैट इज द नेशनलिज्म, इसे बोलते हैं नेशनलिज्म। क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। अपन ज्यादा नहीं करना, ज्यादा बोलिए, समझे। और इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ आपको, क्रांतिकारियों खास बात होता है। एक व्यक्ति का नाम मिलता है, ब्रिटेन के अंदर फांसी दी गई थी, जो है ना, उसने एक ब्रिटिश की हत्या कर दी थी। तो ब्रिटेन के अंदर जाकर जब इंग्लैंड के अंदर फांसी दी, उसका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस से पूछा गया, आगे बताता हूँ इंटरेस्टिंग घटना। खुदीराम बोस से पूछा गया कि तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है। उसने कहा मेरी लास्ट इच्छा यही है कि मैं जब भी पैदा हूँ ना तो भारत माता के अंदर पैदा हूँ। यार कैसा इंसान, ब्रिटिश अधिकारी सोच पड़ी गई, कैसी भावनाएं जो उन लोगों की। आज के बाद जब भी पैदा होना जिंदगी में, जितने भी बार जन्म लो तो धरती भारत माता के अंदर पैदा हूँ, उसकी लास्ट इच्छा थी। खुदीराम बोस के अंदर कैसी भावनाएं रही होंगी। वो ये भी तो कह सकता था कि मैं जब भी पैदा होना तो मैं इंग्लैंड का राजा बनूं, अगली बार इस भारत को आजाद कर दूं, ये भी तो कह सकता था। लेकिन नहीं, कितनी भावनाएं थी उसके अंदर, ऐसी देशभक्ति कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी देशभक्ति, है ना। जब तो गाने लिखे गए उन्हीं समय में, जब तो राष्ट्रीय गान लिखा गया उसी समय में, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, है ना, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, है ना, इस तरह के गाने लिखे गए। तो इसमें पूरे भारत का जिक्र किया गया। शब्दावली लोग फरमाते हैं, हम जो शब्दावली गानों की बस म्यूजिक से मतलब चलना चाहिए। कुंती में खड़गाओ राजा सिकंदर राजा आव राजा, है ना, इस तरह के गाना हो गया। उन लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं ये लोग, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग होंगे। चलिए अब बात करते हैं किसकी, नंबर 3 बात करते हैं आप मेरे साथ किसकी। तो आप लिख सकते हैं नंबर 3। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ, है ना, हालांकि बात ही घटना। भगत सिंह ने ना, जब भगत सिंह ने प्लानिंग बनाई जाती कि क्या होना, देखो कितनी खतरनाक देशभक्ति रही होगी भगत सिंह की। जब प्लानिंग बनाई जा रही थी सेंट्रल असेंबली पर, सेंट्रल असेंबली थी उसके ऊपर बम फेंकना था। वो बम सेंट्रल असेंबली के अंदर, असेंबली का मतलब हो कि सभा चल रही हो, ब्रिटिश अंग्रेजों की सभा चल रही हो, उसके अंदर जाकर बम फेंकना, बीच में मानना नहीं था किसी बम फेंकना और गिरफ्तारी देनी।
इसका मतलब खौफ पैदा करना, लोगों के अंदर खौफ पैदा करना। एंड जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे उस समय, ब्रिटिश अधिकारी उनके अंदर खौफ पैदा करना, गिरफ्तारी वाली। तो जो उस समय भगत सिंह की जो उम्र रही होगी 20-22 साल उम्र रही होगी, 18-20 साल की उम्र रही होगी, उन्होंने कहा हमें दो, ये बम हमें दो, है ना। जो उससे दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि तुम्हें देश की ज़्यादा जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है, हम तो मर गए तो हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं है, है ना, हम मर गए तो हमारा क्या, कोई बात नहीं है, ये बम हमें दो, तुम्हारी ज़्यादा देश की जरूरत, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, तुम ज़्यादा देश को समझते हो, हमारी ज़्यादा जरूरत है, हम जाएंगे बम देखने, हम जाएंगे। अब देख लो, अंदाजा लगाओ, जो इंसान मरने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंक रहा हो, कितना बड़ा देशभक्त रहा हो। ऐसी देशभक्ति अब कहाँ मिलने वाली है ना। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह का नाम कौन भूल जाएगा। जब भी भगत सिंह का नाम आगा, यानी तो वतन का नाम आगा, तो भगत सिंह का नाम ऑटोमेटिक चला आगा। ऐसी देशभक्ति आज कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी देशभक्ति। ऐसी देशभक्ति एक जगह मिलेगी, जी न्यूज़ खोल लो, उसके अंदर दिखा देगी ऐसी देशभक्ति, है ना। एबीपी न्यूज़ और आज तक ये खोल दो। मैं डायरेक्ट ब्लेम नहीं करना हूँ किसी को, मेरी खुद की तो आज़ादी, मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, उनको मुझे कुछ नहीं कहने वाला। ऐसी देशभक्ति वहाँ दिखा देगी, है ना। बेइज्जती भी नहीं और बेइज्जती भी करो, ऐसी देशभक्ति वहाँ दिखा देगी। देखो, खोलो, देखो न्यूज़ चैनल खोलो, देखो, है नहीं, ये कागजों दिखा देगी सर में देशभक्ति। राष्ट्रीय देवी जागरण हमारा जरा खोल लो, फ्रंट पेज पे दिखा देगी ऐसी देशभक्ति। चलिए, समझ गए होंगे आप, होशियार बच्चे होंगे, पढ़ते पढ़ते काफी टाइम होगा। चलिए, क्रांतिकारियों ने हिंसा का सहारा लिया। क्रांतिकारियों ने हिंसा का सहारा लिया। अच्छा, हिंसा का सहारा लिया बेटे, हिंसा नहीं पड़ती, हिंसा करो, हिंसा का सहारा लिया। क्या हिंसा सही है? जी हाँ सही है, क्यों नहीं है सही, है ना। ऐसी हिंसा तो होनी चाहिए। इसे हिंसा कौन कह रहा है? इसे हम लोग प्रति हिंसा कहते हैं। किसने कहा हिंसा? ये प्रति हिंसा थी, है ना। अब एक बात, कोई इंसान तुम्हें मारने आएगा, तुम उसे मारोगे नहीं? जो इंसान तुम्हें मारने आएगा तुम उसे मारोगे नहीं? मारोगे, है ना। इसे आप हिंसा कहोगे? जी नहीं, इसे प्रति हिंसा कहोगे आप, है नहीं। जो देश के प्रति दिखाई जा, अपने देश के पक्ष में दिखाई जा, इस तरह की जो अपने देश के पक्ष में जो दिखाई जा, उसे हिंसा नहीं, उसे प्रति हिंसा कहते हैं। समझे? आपको बताऊं, ये क्रांतिकारी जो लोग हुआ करते हैं, क्रांतिकारी जो लोग हुआ करते हैं, बैठ में आप देख सकते हैं, है ना। ये त्याग और बलिदान की एकमात्र अभिव्यक्ति थे। त्याग, ये बताया नहीं कि प्राण भी कोई चीज हो, है ना। हंसते हंसते प्राण दिया करते थे, कि प्राण भी कोई चीज होती है ना। इस चंद्रशेखर आजाद का नाम देख लेना, चंद्रशेखर आजाद हो, यानी भगत सिंह हो, सुखदेव, राजगुरु, कितनी बड़ी देशभक्ति रही होगी, है ना। उस माँ की क्या भावनाएं रही होगी जिसने अपना 23 साल का बच्चा खोया होगा, है ना। अब आप अंदाजा लगाओ, ऐसी देशभक्ति कहाँ मिलने वाली है? ऐसी कौन सी माँ होगी? समझे? जो हंसते हंसते देश को कुर्बान हो गए हो। और भी चर्चा करेंगे भगत सिंह की, स्पेशलिस्ट स्टडी इतिहास के अंदर ना, जितने भी खुदीराम बोस हो, फिरोज शाह मेहता हो, एक पर्सनैलिटी स्टडी करूँगा उठा अच्छे तरीके से। बाद में यही काम होगा, पहले एक योजना तरीके से पढ़ लो, है ना। जो हमारा सिलेबस होगा उसके लिहाज से पढ़ लो, सब स्टडी करूँगा, समय पर स्टडी करता रहूँगा, सबका जन्मदिन आता रहता है ना। जब भी किसी का जन्मदिन आएगा, जब भी उठाऊंगा और बायोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा उसकी, तो आप टेंशन मत लेना, समझे। तो जितना पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दो, तो पिछले वाला रिवीजन करो सारा का सारा। आप देख सकते हैं, ये त्याग और बलिदान की एकमात्र अभिव्यक्ति थे। चलिए, और क्या क्रांतिकारी को बात करता हूँ। एक जो दूसरा सेकंड चरण था ना, उसको नाम मिलता भगवती चरण का। भगवती चरण का नाम मिलता, उसने एक बुक लिखी थी, उसमें फिलोसॉफी ऑफ बम, इसे कहते हैं कि बम का दर्शन, बुक लिखी थी फिलोसॉफी ऑफ बम का दर्शन। उन्होंने बताया बम क्या है, कि बम कैसे बनाया जाएगा। बेड़ी बम बनाने की तकनीक आती थी इन लोगों को, और नजर लगाओ क्रांतिकारी कैसे रहे होंगे। बम बनाने की तकनीक अब तक आती थी इन लोगों को, सीख लेते खुद ही। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार किया था। जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले गए, वहाँ संगठन बनाए बड़े बड़े, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिए। लोगों के अंदर क्यों? ब्रिटिशों के अंदर इंडिया की मकसद अंग्रेजों तुम यहाँ से भागो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। कुछ खामियां रही होगी, मूल्यांकन में पता लग जाएगा आपको, जो इसका मूल्यांकन करें ना, कुछ खामियां क्या रही होगी। अब इसी भी विचार पढ़ रहे हैं, बताया तुम इनका विचार कैसा था। ऐसे आप देख सकते हैं, नंबर 4 पॉइंट भगवती चरण बोरा, भगवती चरण नाम को भगवती चरण बोरा, भगवती चरण बोरा, भगवती चरण
बोहरा, फिलोसॉफी ऑफ बम, फिलोसॉफी ऑफ बम का दरअसल लिखा। इसके अंदर क्या था, विचार भरे हुए थे, है ना, विचार भरे हुए थे इस तरह जो इन्हें उत्तेजित करते, इन्हें जो हमारे क्रांतिकारी लोग आते थे वो पढ़ा करते थे, उन्हें आगे बढ़ा करते थे, है ना, पढ़ा करते थे उन्हें आगे बढ़ा करते थे इस तरह। तो कहीं ना कहीं विचार उत्पन्न हुआ, तब जाके क्रांति कर रहे हैं इनके अंदर कि बम कैसे बना जाता, इस तरह इस तरह इस तरह ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी, प्रेरित किया था बम बनाया जाएगा, एकदम बम उठा कर सेंटर से फेंक देंगे, यानी सब तकनीक आती थी उनका, उनकी कंपनी खाना चाना अलग अलग चला करता था, अलग अलग अड्डा था उनका पूरे भारत के अंतर्गत, है ना। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी, क्रांतिकारी इन्हें बोलते क्रांतिकारी, बोलना नहीं बात, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बोलना, क्रांतिकारी नहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, ये आपके मुंह से चलने वाला, सबको बताओ क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी चलना बोलते क्रांतिकारी राष्ट्रवादी बोलो, है ना। और बताऊँ आप 5 पॉइंट, भगत सिंह का समाजी प्रति झुकाव, आप जानते हैं, देखो भगत सिंह का 19 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, भगत सिंह उस टाइम बहुत छोटे थे, है ना, हमने उनकी बायोग्राफी देखी, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर देखना भगत सिंह मूवी, भगत सिंह फुल मूवी, है ना, पूरी देखना, मजा आ जाएगा आपको, मजा नहीं तो पैसे वापस, है ना। भगत सिंह का समाज के प्रति झुकाव, आप लिख सकते हैं भगत सिंह का, भगत सिंह का, भगत सिंह का समाज के प्रति झुकाव, समाज के प्रति झुकाव लिख सकते हैं, भगत सिंह का समाज के प्रति झुकाव, नहीं दिख रहा होगा तो आवाज पाई रही होगी, है ना, भगत सिंह का समाज के प्रति झुकाव। चलिए एक पॉइंट हो जाता हूँ, इनका मानना था कि औपनिवेशिक जो सत्ता ना उसमें कठिनाई आनी चाहिए, और जैसे भी कठिनाई आई जो अपनी सत्ता ब्रिटिश को प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम हुई 1914 से लेकर 1918 तक इनको झंगूर जलाया था ना, झंगूर समझते हो, इसका मतलब कि खतरनाक, बिहारी लैंग्वेज बोलते झंगूर, इसका मतलब कि उन्हें इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि उनके पास संसाधन की कमी हो गई थी, बहुत घाटा हुआ था, बहुत लॉस हुआ था ब्रिटिश सत्ता की, कौन सी को प्रथम विश्व युद्ध, है ना। तो जब ब्रिटिशों को मतलब घाटा होगा, घाटा मतलब नुकसान होगा, तो याद रखना उसे एक अवसर के रूप में देखते थे जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, है ना। तो उनका मानना था इस सब अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता, ब्रिटिश सत्ता का इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता, है ना, इसलिए उनको आक्रमण कर दिया करते थे। बहुत बड़ा ऐसे घटनाएं जो पढ़ने वाले ना, देखो कितने लोग थे उन्होंने बम फेंक दिए थे सीधा, जब बग्गी जा रही है उसमें बम फेंक दिया सीधा, ब्रिटिश बग्गी जा रही उसे उड़ा दिया सीधा, ऐसा काम क्या करते थे। कोई जेल की जो जेल हुआ करती थी, कोई जेल पर बम फेंक दिया उसे उड़ा दिया, है ना। जो बड़े बड़े अधिकारी बदनाम अधिकारी हो गए थे ना, उन्हें पकड़ देते सीधा खलास, है ना, सीधा कचक कर देते थे। ऐसे हमारे क्रांतिकारी होने चाहिए, ऐसे है ना, होने चाहिए। यानी कुछ लोग इनकी आलोचना करते हैं, बताऊंगा कुछ लोग इनकी आलोचना, भी भारतीय जो लोग ये भी आलोचना करते हैं उनकी, क्या आपको बताऊंगा कि हमने क्या सीखा, आलोचना की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए, इनसे सही थी या गलत थी, सब जानने वाले आपके आप सब जानेंगे। दो से 3 क्लास जाएगी, क्रांतिकारी चरण होगा, मुझे 2 से 3 क्लास जाएगी, थोड़ा अच्छा स्टडी होगा, ठीक। तो होगा ना, धीरे धीरे देखना, कुछ दिन बाद 1947 पहुंच जाएंगे, तो 1918 तक पहुंचे चले आए, धीरे धीरे पता चला तुमको, है ना। तो धीरे धीरे आप 1947 तक पहुंच जाएंगे आप मेरे साथ। पहुंच जाएंगे 1947 के बाद भी स्टडी करेंगे, जी हाँ 1947 के बाद भी स्टडी करेंगे, इतिहास नहीं होने वाला 1947 तक, लेकिन मैं नहीं होगा, समझे। तो लिख सकते हो आप, छठा पॉइंट लिखो, सबसे छठा पॉइंट लिखो, छठा पॉइंट लिखो, औपनिवेशिक सत्ता को होने वाली कठिनाई को, क्रांतिकारी औपनिवेशिक सत्ता को होने वाली कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते थे। क्रांतिकारी औपनिवेशिक सत्ता को होने वाली कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा करते थे। ये हमारा क्रांतिकारी विचार था। आइए कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं जानने में आपको हैरानी होगी, और बड़ी अच्छी अच्छी घटनाएं, इन्हें लेकर पेपर में काफी सवाल पूछ रहे। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में जानना जरूरी है। तो ये घटनाएं जब भी सभी घटनाएं इस तरह और एक पैराग्राफ वाइज लिखना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें हम एक चार्ट बनाए सभी घटनाओं का, जो मुझे भरपूर घटनाएं लगती होगी। आपके पास जो बुक होगी उसमें एक आधी घटना एक्स्ट्रा भी दे सकती है, लेकिन मेरा मानना ना जो प्रमुख घटनाएं होंगी, प्रमुख घटनाएं मेरे लिहाज से यही घटनाएं होंगी। आइए कुछ घटनाओं की चर्चा कर लेता हूँ, तो बेहतर होगा इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, फिर आपको इस तरह का डायग्राम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे।
कुछ इस तरह का डायग्राम बनाओ, मुझे गोल डायग्राम बनाओ, ये थोड़ा बड़ा बनाना पहले तो ये दूसरा कॉलम थोड़ा बनाना। यहाँ घटनाएं पढ़ने वाले कि कौन कौन सी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं मैं लेकर सवाल पूछाते हैं पेपर में। इसलिए जो डायग्राम होने इस तरह के जो चार्ट बनाए जाते हैं लेकिन मैं बहुत सवाल पूछे गए। बड़े पेपर की बात कर रहे हैं, बड़े पेपर की, छोटा पेपर छोटे पेपर बहुत आसान पड़ता है। एक बार मुझे सुन लो बस तभी काम हो जाएगा। एक बार सुन लोगे ना ऑब्जेक्टिव परसेंट तब भी काम हो जाएगा। गलत जा ही नहीं सकता परसेंट 100% कोई सा परसेंट देख लेना है ना। इसलिए कहता हूँ मुझे सुनो पहले, अच्छे लोगों को सुनने की आदत डाल लो। मुझे अच्छे लोग जल्दी समझ में आते, थोड़ा लेट समझ में आएंगे, और जब समझ में आएंगे ना तो अच्छा समझ में आएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ नाम लिखने वाले क्रांतिकारियों का, यहाँ लिखो यहाँ क्रांतिकारियों का और फिर टिप्पणी। इस तरह बॉक्स बना लेना। कितने बॉक्स? 1 2 3 4। इसमें जो पहला बॉक्स होगा इसमें लिखना क्रांतिकारी घटना। कौन कौन सी क्रांतिकारी घटना होगी? क्रांतिकारी घटना, क्रांतिकारी घटना। नंबर 2 इसमें लिखिए स्थान, ये घटना कौन से स्थान पे हुई थी, है ना, उसका स्थान का नाम पूछा जा सकता है ना। यहाँ लिखा कौन कौन से क्रांतिकारी थे इस घटना में, कौन कौन से ये जो घटना घटी थी इस घटना में कौन से क्रांतिकारी ने अंजाम दिया था। क्रांतिकारी इतने खतरनाक हो गए थे जब इन्हें अपना जो खाना खर्चा चलाया करता था ना, जो पैसा जाया करता था ट्रेन में भर पहले, है ना। 1853 ट्रेन स्टार्ट होती थी, जो पैसा भर के जाया करता था ट्रेन, पूरी ट्रेन लूट क्या करती थी, पूरी ट्रेन, है ना। इसके लिए तो फांसी भी चढ़ाई गई ना, समझे, पूरी ट्रेन लूट क्या करते थे। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का नाम क्रांतिकारी, बड़े खतरनाक थे। चलिए टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, कमेंट होगा। पहली घटना बताता हूँ आपको, चलिए पहली घटना समझाता हूँ, तो इस तरह से घटनाएं बताऊंगा आपको, 4 से 5 घटनाएं बताऊंगा। आपकी जो बुक होगी ना उसमें चाहे एडवांस घटनाएं भी हो सकती है, लेकिन सवाल हिंदी पूछा जाएंगे, इसलिए मैं निकाल काट कर ले गया हूँ जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है ना, उनकी चर्चा की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है उन्हीं की चर्चा करूँगा, उन घटनाओं की चर्चा करूँगा। चलिए बात करते हैं पहली घटना। पहली बात देखो, घटना बताने पहले सुनो, पहले 1871 और 72 में एक घटना हुई, एक या 2 घटना हुई, तो 1871 में एक 72 में, लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना वो 1885 में स्टार्ट हुआ, जो कांग्रेस। तो आपसे पूछा था ना कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रथम क्रांतिकारी घटना कब हुई, तो क्वेश्चन पर ध्यान लगाना, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यूपीएससी की एक खास बात हो, है ना, कुछ जांच कर लो बच्चे का क्या चल रहा है, यूपीएससी बीसीएससी की यही बात है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रथम क्रांतिकारी घटना कब घटी, प्रथम क्रांतिकारी घटना कब घटी, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये 85 के बाद तो घटना कोई भी होने वाली है, 85 के बाद होने वाली है, पहले कभी नहीं होने की। जो घटना होगी, है ना, तो वे घटनाएं जैसा माओ की हत्या हो गई थी, है ना, माओ की हत्या हो गई थी 1872 में, तो इस तरह की जो घटनाएं होगी उन्होंने निगलेक्ट कर देना, उन्हें नहीं पढ़ना, है ना, उन्हें नहीं पढ़ना, हमको बात की घटनाएं देखनी जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आ गई। तो 1897 में क्या हुआ था, अभी यूट्यूब गूगल पर जाकर सर्च कर लो, 1897 में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई थी, उसमें कई लाख लोग मरे गए थे, 18 से 20 लाख लोग भारत के अंदर प्रभावित हुए थे, इतने खतरनाक तरीके प्लेग फैला था, प्लेग कुछ बोलती बीमारी, है ना, इस तरह की बीमारी फैली थी। तो जो अधिकारी हुआ करते थे ना, वे अधिकारी भारतीय लोगों को क्या करते थे, है ना, जिसे भी प्लेग हुआ बीमारी हुई ना उसको क्वारंटाइन कर देते थे। क्वारंटाइन का मतलब 14-15 दिन तक एक जगह रख देते थे कमरे में, और सर्दी मरने खाते दे जाते थे। लेकिन भारतीय लोगों की संस्कृति ऐसी, ये तो जो ओपरा वगैरह हो ना, जादू टोना उसे ठीक कर लिया करते थे, मानते थे, बस संस्कृति थी इनकी प्रकृति, है नहीं। तो कहीं ना कहीं तो जो बेटी थे ना उनको उग्र करना होता था। तो इस तरह के जो अधिकारी थे ना, जो शोषण क्या करते थे लोगों का, है ना, लड़की हो और छोटे छोटे बच्चे हो, अगर उन्हें बीमारी हुई ना, उन्हें उठा के कोर्ट में बंद कर दिया, तो जब तक मरते नहीं वहीं छोड़ दिया। अब बताओ, है ना, जो कहने यही मरो, ये बीमारी नहीं फैलने की, बीमारी को रोकना, ऐसे थे ब्रिटिश अधिकारी। अब बताओ उनका इलाज क्या था, उनका इलाज कौन करने वाला हूँ, अब आप बताओ उनका इलाज कौन कराऊँ, उनका इलाज क्रांतिकारी कर सकते। अब बताओ क्रांतिकारी ने कौन सा गलत किया या सही किया, आप बताओ। अब आप बता ही नहीं सकते, अब उसे बताओ कौन सा गलत किया, सही किया। पहले सुनो, पहले ध्यान लगा, क्रांतिकारी ने कोई गलत नहीं किया, सब सही किया, समझिए। हम कहते हैं कि हिंसा नहीं है बेटा, ये प्रति हिंसा थी।
समझिए, तो इस तरह एनालाइज करना पड़ा। तो 1897 में एक घटना घटी। आइए बताता हूँ, घटना का नाम बताता हूँ, घटना देखिए कितना सवाल पूछे गए। पानी पीने की आदत नहीं है, गला खराब होगा, है ना, काफी देर हो गई बोलते बोलते। चलिए 1897 में लिखो, पहले 1897 में गूगल में सर्च कर सकते हो। 1897 का 1897 में एक नियम बनाया था अंग्रेजों ने, 1897 का महामारी अधिनियम, है ना, पढ़ लेना जाएगा इसके बारे में, कोरोना वाले से बीमारी से संबंधित। रैड एवं आर्यस्ट की हत्या कर दी गई। ये रैड बदनाम अधिकारी नहीं है, रैड एवं आर्यस्ट बड़ी बदतमीज थे, है ना, अंदर चेक करने जाते थे, किसी से प्लेन फैला तो घर में जाकर लड़की औरतों के साथ बदतमीजी क्या करते थे। अब बताओ ऐसे अधिकारी को क्या लाज था, है ना, उन्होंने तो सीधा काट दिया जाना चाहिए था। ऐसा ही हुआ, क्रांतिकारी ने पकड़ा और खलास कर दिया। ये काम था क्रांतिकारी को। उस टाइम पे क्रांतिकारी सक्रिय नहीं थे, नाम निशान नहीं आता, लेकिन थे छोटे छोटे क्रांतिकारी। आइए नाम बताऊंगा, छोटे छोटे लेवल पर, है ना। 1897 में रैड एवं आर्यस्ट की हत्या कर दी गई, तो बताओ घटना नहीं आएगा, हत्या कर दी गई, और वो भी क्रांतिकारी द्वारा कर दी गई। क्रांतिकारी का नाम भी बताऊंगा आपको। ये घटना बताया कहाँ की, कलकत्ता की, कहाँ की, नहीं पूना की घटना, पूना की घटना, पूना की, जिसे आप पुणे बोलते हैं ना, पूना की घटना है, पूना, है ना, मुंबई वाला जो इलाका ना, उस साइड। क्रांतिकारी कौन थे, क्रांतिकारी को नाम याद रखना, दामोदर और बालकृष्ण और चारकर। दामोदर और बालकृष्ण, एक बालकृष्ण मेरी है जो रामदेव के साथ रहती है, बालकृष्ण और चारकर, इनका नाम याद रखना आपको, दामोदर, बालकृष्ण, चारकर। क्या हुआ कहानी बताता हूँ। दामोदर एवं चारकर को, एक तो दामोदर था, एक चारकर था। इसे क्या किया, जो दामोदर चारकर था, देखो इन्होंने हत्या कर दी थी इसकी, रैड और आर्यस्ट की, है ना, कारण मैंने आपको बताई दिया। 1897 में महामारी फैल रही थी, तो क्या हुआ, दामोदर और चारकर को ना, टिप्पणी में लिखना, दामोदर चारकर का था, उसे फांसी दे दी गई, और फांसी दे दी गई। दामोदर एवं चारकर को फांसी दे दी गई, है ना। पूछा जा सकता कौन कौन से 1897 का जो प्लेग फैल रहा था उस समय किसे फांसी दे दी गई थी, तो दामोदर और चारकर को फांसी दे दी गई थी, समझ गए। इसलिए चार्ट बनवाया, फांसी दे दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे एक थे बाल गंगाधर तिलक, भूलना नहीं चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा, तो उस लेख के अंतर्गत क्या किया, उस लेख के अंतर्गत उन्होंने कहा, जो हमारे क्या नाम था उनका, बाल गंगाधर तिलक थे, वे भी उग्रवादी के अंतर्गत आते हैं, बाल नाम भूलना नहीं चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि कहा कि जो रैड और आर्टिस्ट की जो हत्या ना, वो की जानी चाहिए थी, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, उनकी हत्या गलत है, इस तरह उनकी हत्या करना गलत है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्या, कि ब्रिटिश अधिकारियों का इस तरह है, बाद में उन्होंने जाकर लिख दिया, अखबार में जो लेख लिखते थे, अखबार में लिख दिया कि ब्रिटिश अधिकारियों का इस तरह अत्याचार करने में गलत है, और उनके लिए यही सजा दी जानी चाहिए, उनके लिए उसे यही सजा दी जानी चाहिए, इस तरह लिखते गए। तो क्या किया, 1860 का एक वो बनाया था, इंडियन पैनल कोड की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 का, देशद्रोह अधिनियम भारतीय नहीं चला रहा देश के अंतर्गत, वो बनाया, उसकी धारा लगा दी इसको, और धारा 124 ए लगा दी, जैसे 124 ए धारा लगा दी इंडियन पैनल कोड की। तो इंडियन जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक, इसके अंतर्गत लिखना बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक पे उनको इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह का देश। तो बच्चों इंडियन पैनल कोड की धारा 124 के तहत बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और 18 माह की सजा सुनाई गई। आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, है ना, बॉक्स बड़ा बनाना। जो इंडियन पैनल कोड 1860 की जो धारा 124 है ना,
इसका आज भी विरोध होता। ये भारत में आज खत्म नहीं करी मोदी सरकार। आज भी अगर मोदी सरकार कोई भी विपक्ष बोल गया ना तो यही धारा लगाती है। आज भी देशद्रोह का मुकदमा तो आज भी यही लगाया जाता है ना। अब आप बताओ कितनी मानसिकता है देश की, है ना। इसे राजनीतिक एजेंडे के लिए इस एक्ट को, इस नियम को राजनीतिक एजेंडे के लिए आज तक इस्तेमाल करा जा रहा है। चाहे वो विगत सरकार हो, हम कोई इस सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं आपको इस तरह राजनीतिक प्रोटेस्ट की जाती है ना। चलिए दूसरी घटना में लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, समझाऊंगा किस तरह लिखना है ना। बोलूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, ये आपका काम होगा लिखना इसका। 1906 में फुल्लर की हत्या कर दी गई। अच्छा, फुल्लर जानते हैं कौन था? इसने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल के विभाजन का नक्शा बना के दिया था इसने, है ना। कौन था? फुल्लर, उसी की हत्या कर दी गई। चलिए इसका क्या है 1906 में फुल्लर की हत्या का प्रयास किया गया। हत्या का प्रयास किया गया, प्रयास ये नहीं 1906 में फुल्लर की हत्या प्रयास किया गया। यानी ये भी बदनाम अधिकारी था, है ना। बंगाल का विभाजन करना चाह रहा है, हिंदू मुस्लिम को कांड खेलना चाह रहा था। ये होता है कि पहले सही हटाओ। किसने किया? आप देख सकते हो 1906 में फुल्लर की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन हालांकि ऐसा बोल रहा है ये बात तो कलकत्ता की, किसकी? कलकत्ता की। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये किया वरेंद्र घोष ने, है ना। वरेंद्र घोष के द्वारा क्या किया? इसकी जो हमारा फुल्लर था ना, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। प्रयास क्या रहा? असफल। आप लिखते हैं प्रयास असफल रहा, प्रयास असफल रहा। चलिए और बताता हूँ आपको। नंबर 3 लिखो सब बच्चे। नंबर 3 में लिखो 1908 में फोर्ड्स की बग्गी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया। 1908 में फोर्ड्स किंग की बहुत बदनाम अधिकारी था। फोर्ड्स किंग की बग्गी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बताऊं उनके घर की 2 महिलाएं थी। अचानक उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया उस दिन, है ना। वो बड़े खतरनाक बदनाम अधिकारी था, है ना। अधिक मात्रा में जो हमारे जो ब्रिटिश भारतीय लोग हुआ करते थे उसका अधिक मात्रा में काफी शोषण किया था इसने, है ना। तो जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया? इसे भी हटाओ, इसे भी हटाने का प्रयास किया गया। 1908 में फोर्ड्स की बग्गी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर की घटना है, स्थान लिखा था मुजफ्फरपुर। उसके बाद परफुल्की और खुदीराम बोस, यहाँ लिखना क्रांतिकारी नाम परफुल्की और खुदीराम बोस, है ना। खुदीराम बोस का नाम भूलना मत बिल्कुल। परफुल्की ने स्वयं को पकड़कर गोली मार दी। जो परफुल्की थे ना, टिप्पणी में लिखना, परफुल्की ने स्वयं को पकड़कर गोली मार दी वहीं का वहीं, उसी स्थान पर। जो कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था ना, कोर्ट कचहरी के अंतर्गत ही उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया। किसने? परफुल्की ने। लेकिन जो हमारे खुदीराम बोस थे ना, उन्हें ब्रिटेन के अंदर जाकर फांसी दी गई। जब ब्रिटेन के अंदर जाकर फांसी दी गई ना, उनसे पूछा गया कि अब बताओ तुम्हारी कोई लास्ट इच्छा है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी एक इच्छा, मैं तब भी जिंदगी में जब भी पैदा हूँ ना तो याद रखना कि मैं भारत माँ के अंदर ही पैदा हूँ। ऐसी देशभक्ति दुनिया में अब कहीं देखने को मिलने वाली नहीं मिलने वाली, समझने। ऐसी देशभक्ति उसने कहा। वो ये भी कह सकता था कि अगली बार मुझे भगवान क्या करे कि ये एक काम करो कि मुझे भगवान अगली बार ब्रिटिश का राउंड बना दो एंड ब्रिटिश का राजा बना दो और मैं अगली बार भारत माता को आजाद कर दूं। ये भी कह सकता था, लेकिन क्या कहा उसने? ये कहा जब भी पैदा हूँ तो भारत के अंदर पैदा हूँ, है ना। मरू तो तब भी भारत के अंदर मरू, है ना। ऐसा इतनी देशभक्ति जिंदा है। किस तरह के लोग रहे होंगे अंदाजा लगाओ। नंबर 3 घटना, नंबर 3 लिखना। नंबर 4 घटना। नंबर 4 घटना लिखो। 1909 में जज जैक्सन की हत्या। जब ये बदनाम अधिकारी रहा होगा, जज जैक्सन की हत्या करने का प्रयास। नासिक की बात है, घटना नासिक की। कहाँ की? नासिक की। अनंत लक्ष्मण और कन्हेरे, किसने किया? अनंत लक्ष्मण और कन्हेरे ने। अनंत लक्ष्मण और कन्हेरे, एक नाम कई बार बोल रहा हूँ। उसके बाद टिप्पणी कुछ नहीं लिखनी। 1912 नंबर 5 की घटना। 1912 में रासबिहारी बोस पर हत्या का प्रयास। रासबिहारी बोस 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली कर दी गई ना, तो रासबिहारी बोस ने, जो लॉर्ड होल्डिंग था ना, है ना, उसने क्या किया? उसकी हत्या का प्रयास किया गया। रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। ये कहाँ की बात है? ये दिल्ली की बात है। किसकी? दिल्ली की बात है। 5 घटनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद इसके अंदर थे मनमथ विश्वास और बसंत विश्वास। मनमथ विश्वास
और बसंत विश्वास, मनमत विश्वास और बसंत विश्वास। सरकार ने इस कांड के लिए रासबिहारी बोस को जिम्मेदार माना। देखो क्या हुआ, रासबिहारी बोस है ना, तो हत्या के प्रयास करना किया था किसने? मंथन विश्वास और बसंत विश्वास, मंथन विश्वास और मंथन विश्वास ना। लेकिन रासबिहारी बोस पर हत्या का जो मुकदमा चला गया, लेकिन क्या हुआ, जो रासबिहारी बोस थे ना, रासबिहारी बोस ने पकड़ने का जिम्मा लिया, लेकिन रासबिहारी बोस भाग पता कहाँ चले गए? जापान चले गए, और वहां जाकर ना INA का गठन किया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा INA क्या है ना, किसका गठन किया? INA फोर्स के प्रधान जापान में जाकर उन्होंने INA गठन किया। टिप्पणी में लिख देना है, ठीक है। सरकार ने इस कांड के लिए रासबिहारी बोस को पकड़ने का जिम्मा ठहराया और जिम्मेदार ठहराया इस घटना के लिए। उन्होंने क्या किया, तो जो रासबिहारी बोस थे ना, वे जापान चले गए। जैसे जापान चले गए, उन्होंने वहां जाकर क्या किया? INA का गठन किया। किसका? INA का गठन किया। और उसके बाद में आपको कुछ समझाने वाला हूँ। क्या समझाने वाला? कुछ संस्थाओं को टिप्पणी, कुछ संस्थाओं के नाम बताने वाला। इसके बाद कुछ संस्थाओं के नाम बताने वाला है ना। अब हम ये, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आज के एपिसोड में तो नहीं रखते हैं। लगभग मुझे लगता है 1 घंटे के लगभग का लेक्चर हो गया, जो काफी लोग हो जाएगा। आज के एपिसोड में तो नहीं रखते हैं, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।